से एक सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये पुलिस का बहुत फ़ेवरेट टॉपिक होता है क्योंकि विभाग में जो है दरोगा की रैंक पे मैं मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। और ये पेपर कटिंग फ़ोल्डिंग के भी सवाल इसमें आएँगे, उसको भी आपको देख के चाहे उसमें से मैं गारंटी ले रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद में दीजिए सर, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बता दीजिए सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए। लेकिन अभी भी मैं जो है सीपीओ में सिलेक्टेड हूँ। इस बार सीपीओ में मेरा फिजिकल हो गया है, प्रॉफिट लॉस ठीक है, और परसेंटेज और ये रेशियो प्रपोर्शन इन सब पे 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा पसंद किया गया आप लोगों के द्वारा, जो मैंने शिवम सर के साथ में बनाई हुई थी। शिवम सर ने आपको बताया कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका सही तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, आज जो हमारे साथ में मौजूद हैं वो है हमारे मिश्रा जी। उन्होंने मेरे साथ में ट्रेनिंग की हुई है, मेरे साथ में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक हमारे नए साथी, बैचमेट और हमारे साथ में ट्रेनिंग करने वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। आज मिश्रा जी का एक्सपीरियंस जानेंगे और पूछेंगे मिश्रा जी से किस तरह से मिश्रा जी ने एग्ज़ाम निकाला है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुभव मिश्रा है और मैं 21 बैच में सिलेक्टेड जो है कांस्टेबल हूँ और आप ही के साथ ट्रेनिंग किया हूँ। अब परिचय और क्या ही देना है। ठीक। ठीक। तो सर, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए, वो तो मुझे पता है हाँ। कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, लेकिन सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किस तरह से और कौन कौन से एग्जाम आपने फाइट किए हुए हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे एग्ज़ाम मैंने बहुत निकाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं जैसे किसी एग्ज़ाम में मैं फिज़िकल में छँट गया, किसी एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में रुक गया, लेकिन अभी भी मैं जो है सीपीओ में सिलेक्टेड हूँ। इस बार सीपीओ में मेरा फिज़िकल हो गया है, मेरा मेडिकल होना है, उसके बाद मैं किसी न किसी विभाग में जो है दरोगा की रैंक पे मैं मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। जी, और अभी मैं वर्तमान में जो आरक्षी के पद पे तैनात हूँ। जी 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 सर। तो सर, आप ये बताएं कि जिस तरह परीक्षा बिल्कुल सर पर आ गई है, 17 फरवरी 18 फरवरी की एग्जाम डेट आ गई है, बच्चों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो सर, आप ये बताएं बच्चों को कि किस तरह वो बचे हुए दिनों में किस तरह से वो अपनी तैयारी करें जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाए। अब जैसे बचे हुए 12 दिन हैं, इस 12 दिन में ऐसा नहीं करना है कि जो मन पाए, जो जहाँ से मैराथन वीडियो मिल रही है, 10-10 घंटे की वीडियो सबको देख लिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें इस टाइम हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। सही मैटर को क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसी को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग जब पेपर दिए थे, उसमें लोग ऐसा बताते हैं मैथ का इतना वेटेज है, तो हमें ये अमन भैया समझ में आता है 18 से 20 क्वेश्चन मुश्किल से मैथ के आते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसमें हिंदी और रीज़निंग और जीएस का है। तो स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट हिंदी है। बचे हुए दिन में मैं यही सबसे दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा, हिंदी पे जितना ज़्यादा हिंदी पे मॉक दे पाएँ और जीएस पे मॉक दे पाएँ। रीज़निंग तो आप लोग की थोड़ा-सा ठीक होगी ही, तो हिंदी जीएस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें, ठीक है? और ऐसा आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि 50 लाख फॉर्म भरे हैं, हमारा कैसे होगा? जैसे आप हैं, वैसे सब लोग एक ही बराबर है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई, ये किसी को समय नहीं दिया। सब यही सोच रहे थे कि डेट टलेगी, लेकिन डेट ऐसे नहीं टले। जैसे आप हैं, वैसे सब हैं। थोड़ा-सा अच्छा कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि 60,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत है। जी 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 जी। तो अब सर, अब ये बताएं कि बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, सर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बता दीजिए, सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट का चल रहा है, सर आप ये बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट, क्या बच्चों को क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए जी, बच्चों को, मैं या फिर क्या छोड़ देना हाँ, चाहिए। जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अगर मैं जीएस की बात करूँ, तो अगर जैसे बच्चा एकदम नया है, तो उसके लिए जीएस में वो पर्टिकुलर पॉलिटी पढ़े। पॉलिटी में उसको कम से कम 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद आए। उसमें से मैं गारंटी ले रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक के अनुच्छेद में, क्योंकि अब ये यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का है। मैं इतना नहीं समझता कि एकदम डेप्थ में घुसेगा। तो पॉलिटी का बेसिक वो पता कर ले और यूपी स्पेशल पढ़ ले और करंट पढ़ ले और इधर मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा कवर करे। ठीक है? इससे मतलब इतना करने के बाद वो कोई मॉक भी देता है तो उसके नंबर ज़रूर बूस्ट हो जाएँगे। बाकी हिंदी का जो पूरा सिलेबस है उसको लगातार पढ़ता रहे, विलोम, पर्यायवाची जो भी है उसका मॉक देता रहे हिंदी और जीएस में। जीएस में मैंने टॉपिक बता दिया कि इस टॉपिक से हमें लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँगे। जी जी सर, जैसे सर आपने मॉक की बात की, तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो अंतिम समय में जो मॉक है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या भूमिका रहने वाली है। ये अंतिम समय में आप अगर मॉक देंगे और किसी मॉक में जैसे आपने टारगेट बनाया कि मुझे 210 लाना है और ये आ जाए, अगर आपके मॉक में 210 क्या 220 आ गए, तो आपको कॉन्फिडेंस को इतना ज़्यादा बूस्ट करता है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए, वो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जब एग्जाम में जाएंगे तो ज़रूर फ़ायदा देगा। तो हम आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा, ये तो लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका समय भी बचाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मॉक देना ज़रूरी है। जी सर। अब सर आपसे क्वेश्चंस और बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर करंट अफेयर,
करंट अफेयर का क्या रोल रहने वाला है सर इस एग्जाम पे? अब जैसे करंट अफेयर का कोई फिक्स क्राइटेरिया है नहीं कहाँ से, लेकिन हम इतना समझते हैं कि करंट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल करंट के आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बाकी बहुत ज़्यादा ना फोकस करिए, हम तो कह रहे हैं यूपी स्पेशल, ठीक है, और जीएस। हाँ, कुछ ये चीज़ें हैं जैसे वन अधिनियम कल कब लागू हुआ, ठीक, और ये साइबर क्राइम अधिनियम कब लागू हुआ, ये जो जो अधिनियम है, इस अधिनियम को जरूर पढ़ लें। ऐसे कम कम 15-20 अधिनियम होंगे, उस अधिनियम से कब लागू हुआ उससे एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पुलिस का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि आप उसी विभाग में आने वाले हैं। ठीक। जी, जी सर। अब सर आप अब आगे सर आपसे ये पूछ जानना चाहेंगे कि आप ये बताएँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मैथ, हम्म। सर मैथ में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो सर आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, जैसे कि आप मैथ के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैथ में 3 सेक्शन होते हैं हमारे, अरिथमेटिक होती है, ज्योमेट्री होता है और अलजेब्रा होता है। तो इसमें यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जैसे किसी बच्चे की एडवांस बहुत कमज़ोर होती है, वो एडवांस के लिए डरता है, तो बिल्कुल ना डरे। पहली बात तो मैथ के क्वेश्चन बहुत कम आने हैं। जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, सिर्फ़ 18-20 इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिले थे। तो हम मतलब मॉडर्न पैटर्न के हिसाब से अब जो पैटर्न चल रहा है, बहुत ज़्यादा इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें ज्योमेट्री और एडवांस पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और परसेंटेज और ये रेशियो प्रपोर्शन, इन सब पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अरिथमेटिक पोर्शन को ही आप अगर कवर कर ले जाते हैं, तो मैं 100% कहता हूँ एक आध सवाल 2 सवाल छोड़ के आप सब करके आएँगे मैथ में। ठीक है? मैथ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एडवांस में ना जाइए, जितना है उतना ही समेटिए। तो सर अब आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को रीजनिंग बहुत ही आसान लगती है कि बच्चों रीजनिंग, लेकिन वो गलतियाँ भी वहीं पे करते हैं। हाँ। तो सर आप ये बताएँ कि रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन उनकी गलतियाँ होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो क्या क्या सलाह देना चाहेंगे आप? रीजनिंग के लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कुछ रीजनिंग के कुछ टॉपिक होते हैं, उसमें हमें लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो उसके हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जैसे डाइस के हो गए, क्लॉक के हो गए, इसमें हमको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पेपर कटिंग, फोल्डिंग के भी सवाल इसमें आएँगे, उसको भी आपको देख के चलना है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है? कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें अपना दिमाग लगाएगा बच्चा तो सारे क्वेश्चन सही करके आएगा, और थोड़ा समय रहते। और इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा। जैसे मिसिंग नंबर भरने होते हैं, तो उसी में कोई-कोई सोचने में 2 मिनट 3 मिनट लगा दे रहे हैं मिसिंग नंबर में, और कोई फास्ट सोच ले रहा है। हाँ, तो मिसिंग जैसे मिसिंग पैटर्न है, तो ऐसा नहीं आएगा 2, 4, 6 आगे क्या भरी जाएगी, इतने भी आसान नहीं आते। हो सकता है उसको अगर पढ़े तो उसमें स्क्वायर का भी गैप हो सकता है, क्यूब का भी गैप हो सकता है, 2 नंबर के मल्टीप्लाई का गैप हो सकता है, इवन ऑड का गैप इतना छोटा-छोटा नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा रीज़निंग में फोकस करने की ज़रूरत है। जी। ठीक सर। ठीक सर, अब आपसे और ये एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को लगता है कि उनको हिंदी आती है। हुँ, वो हिंदी क्योंकि बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हुँ। तो उनको लगता है वो हिंदी आपको आती है, वो हिंदी में स्कोर कर जाएँगे। इस वज़ह से वो हिंदी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? अरे! ये बहुत बड़ी बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। हिंदी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ना, निम्न में से कौन से सही हैं, उसमें आपको सब सही लगेंगे, कौन से कथन सही हैं, ठीक है? तो उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो उसका एक बेसिक ग्रामर रूल होता है, उस ग्रामर रूल से ही वो आपको सही करना होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे बोलचाल की भाषा में, आपको लगेगा इसमें दिया हुआ सब कथन सही है, और लास्ट में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बोलचाल की भाषा में और जो हिंदी हमसे पूछी जाती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसमें बिल्कुल आपको पढ़ना है, ये ठीक है? तो बिल्कुल इसमें आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है, और एक नियम से आपको इसमें डटे रहना है। जी। तो सर अब आप ये बताएँ कि कुछ बच्चे ऑनलाइन मॉक देते हैं हुँ। या फिर कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ या बुकलेट लेके आते हैं। हुँ, और सर ये बताएँ कि ऑनलाइन मॉक देने में या फिर ऑफलाइन मॉक देने में हुँ। कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर दोनों सेम ही है, क्या है? जी, मैं बिल्कुल, जैसे आपने पूछा ऑनलाइन, तो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा किस मेथड से होने वाली है। तो चूँकि आपकी परीक्षा आपको पता है वो ऑफ़लाइन मोड में होगी, तो ऑफ़लाइन मोड में जब परीक्षा होती है, तो आपके फ्रंट पे एक पेपर होता है और साथ में एक ओएमआर शीट होती है। तो इस दोनों में फ़र्क है। ऑनलाइन में आपको कर्सर से क्या करना है, सिर्फ़ क्लिक करना है और वो टाइम बच जाता है। बट इसमें क्या करना है, आपको ओएमआर पे क्या करना है, गोला करना है। तो ओएमआर पे गोला करना और टिक करने में समय का डिफ़रेंस आ जाता है। तो मैं यही चाहूँगा, जब पेपर जो है ऑफ़लाइन मोड में है, तो बच्चों को 2-3 मॉक जो लास्ट के होने चाहिए, अपने समय को मैनेज करने के लिए ऑफ़लाइन मोड में एक प्रॉपर ओएमआर शीट लेके आए और प्रॉपर पेपर लेके आए, और उसको प्रैक्टिस करके 2-3 मार्क देखे और निर्धारित समय के अंदर करे, तो वो बहुत ही प्रॉफ़िटेबल होगा, और फिर अपने मार्क्स को काउंट करे। तो ऐसा अगर करके जाता है, तो एग्ज़ाम में हर चीज़ें उसको पुरानी ही लगेंगी, कोई चीज़ें नई नहीं लगेंगी, तो और वो उससे ऑटोमैटिक कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों का। सर एक एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि सर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो क्या हमें क्वेश्चन के साथ-साथ ही गोला भरते जाना है
या फिर पहले एग्ज़ाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर आता है, उस पे टिक मार दें, फिर बाद में गोला भरें? तो क्या आपके पास सही तरीका क्या है? मेरे हिसाब से सही तरीका है, एक सेक्शन आप करिए और उसका गोला भर दीजिए। ये नहीं सारे सेक्शन आप करके फिर लास्ट में गोला भरने में आपका बहुत नुकसान होने वाला है। और लास्ट में मतलब अगर 5 मिनट बचे तो उसमें आप गोला नहीं भर सकते, उसमें ए का बी में हो जाएगा। अगर एक सीरीज़ भी गड़बड़ हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। गोला भरने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 15-20 क्वेश्चन कर लिया या एक सेक्शन कर लिया तो उसके तुरंत फिल कर दें, फिर अगले सेक्शन पे जाए। मेरा यही कहना है। ठीक। ठीक सर। सर अब लास्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ बच्चे हैं, क्योंकि सर समय बहुत कम मिला हुआ है, तो कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब कई बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर सिलेबस इतना ज़्यादा है मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, क्योंकि बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो हिम्मत हार रहे हैं अपनी। तो क्या बताना चाहेंगे बच्चों बस को? इसके लिए मुझे एक ही गाना याद आ रहा है जो कि वीडियो में सब लोग देखे होंगे, 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे। तो बच्चों ये गाना बिल्कुल सुनते रहिए। आप ये ना सोचिए कि आप ही मतलब बहुत मतलब सब जितने घुसे हैं 50 लाख महारथी हैं। जैसे आप हैं वैसे सब लोग हैं इसमें। समय इतना कम मिल पाया, जब तक लोग सोचते रह गए तब तक फॉर्म आ गया। और फॉर्म के बाद सोचे कि पेपर टलेगा, पेपर चुनाव बाद होगा, ये होगा तब होगा, और तुरंत पेपर सर पे आ गया। तो जिस सब लोग एक पैरेलल मोड में चल रहे हैं, किसी का 2-4 नंबर कम, किसी का 2-4 नंबर ज़्यादा, तो इसमें जो सही से दिमाग लगा ले जाएगा भैया, सबका हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल इसमें टेंशन ना लीजिए कि हम कहीं से कमज़ोर हैं। अरे मैथ में कमज़ोर है, हिंदी में मारिए, सीधा सिलेक्शन लीजिए। ठीक है? तो आप अगर समझ 300 नंबर में मैं ये कह रहा हूँ 210 नंबर तक कोई भी आंकड़ा छू रहा है, सबका सिलेक्शन है। 60,000 वैकेंसी कम नहीं होती भैया। ठीक। तो सर लास्ट में ये जानना चाहेंगे सर, जब आपको ये वर्दी प्राप्त हुई, जब आपका सिलेक्शन हुआ, तब सर आपकी फैमिली में क्या रिएक्शंस थे, आपके दोस्तों में क्या रिएक्शंस थे, सर ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे हम। भैया रिएक्शन की क्या बात कर रहे हैं? आजकल तो सरकारी नौकरी का मतलब इतना ज़्यादा महत्व है, एक छोटी सी भी नौकरी मिलती है तो जाहिर सी बात है मतलब सब जगह खुशी के आंसू ही दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आप प्रत्यक्ष अपने ऊपर फील करेंगे जब यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर और अपने आप को मोटिवेट महसूस करेंगे और लगेगा कि अब हमें और अच्छा करना है। तो मैं यही चाहता हूँ साथियों, अगर किसी की उम्र निकली जा रही है या किसी को मतलब कहीं पे सेट होना है, तो इसी में लग के एक बार सेट हो जाइए। अब एक बार सेट होने के बाद आप लोग को आगे का समय मिल जाएगा। ऐसा ना सोचिए कि नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है। हम जितने भी साथी हैं सब पढ़ाई करते हैं, कहीं न कहीं अच्छी जगह हम लोग कॉम्पिटिशन भी बीट किए हैं। अगर भगवान की दया रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो हम लोग आगे निकल भी जाएँगे। जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि आपको बहुत समय मिलता है यहाँ पे, आप अपनी ड्यूटी करें, इसके बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस वजह से आप ये मत सोचिए कि नहीं कि हम हाई लेवल पे ही जाना है। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ होता है तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जॉब कीजिए, इसके बाद जॉब के साथ साथ भी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को बताया और एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके बताई कि किस तरह से उनको तैयारी करनी है और उनका सही तरीका क्या होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे जी साथ भैया, जुड़ने के थैंक लिए। यू सारे दर्शकों को। अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहेंगे कि अमन भैया के सक्सेस विद अमन चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए। और अमन भैया आपको आपको अपने ही एक्सपीरियंस नहीं, जितने लोग यहाँ पे मतलब हैं साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहेंगे। आप रिटन पास करेंगे, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, आप यहाँ पे जब भर्ती होंगे तो आपकी पहली सैलरी कितनी आनी है, सैलरी के बाद कितना क्या करना है, कैसे करना है, ड्यूटी के साथ पढ़ाई कैसी करनी है, तो इनके चैनल पे धीरे-धीरे सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। जी, आप दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए।